गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अजीत कुमार आप लोगों का उपागम एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम केमिस्ट्री के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम, चाहे आप पारा मेडिकल दे रहे हो, डीएलएड दे रहे हो, पॉलिटेक्निक दे रहे हैं, बिहार बीएड एंट्रेंस दे रहे हैं, बीपीएससी दे रहे हैं, बिहार एसएससी दे रहे हैं, तो ये ऐसे प्रश्न लिए गए हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट किसी भी एग्ज़ाम की लगाइएगा तो केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपको इस 50 क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी रूम में ज़रूर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। अब देखिए, पहले जानते हैं तत्व क्या है। तत्व कहते हैं कि जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो। तत्व के 3 प्रकार होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। ये आप लोगों को जानकारी है। तो कह रहा है कि कौन एक तत्व नहीं है, तो आप ये कंफर्म हो गए कि धातु, अधातु, उपधातु इसके प्रकार हैं, इसलिए तो ये तीनों तत्व होंगे। धातु हो गया जैसे सोडियम, और धातु हो गया क्लोरीन, उपधातु हो गया सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये सभी सोडियम हो, चाहे क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो या सिलिकॉन हो, ये सभी तत्व हैं। तो ये तो कहानी समझ में आ गया। अब कह रहा है गैस तत्व है कि नहीं। देखिए, CO2 गैस ले लिए, आप खुद बताइए कि इसमें CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार का गैस है, लेकिन इसमें कार्बन का भी परमाणु, ऑक्सीजन का परमाणु है। मतलब कार्बन ऑक्साइड एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर नहीं बना, इसलिए यह तत्व नहीं, इसलिए आंसर हो जाएगा गैस। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए रदरफोर्ड, आइंस्टीन, लेवोजियर, सीवी रमन। लेवोजियर महोदय को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या है। ये ऐसा क्वेश्चन है जितना हम एग्जाम का स्टार्टिंग में नाम लिए, सब एग्जाम में ज़रूर पूछा गया है। आप क्वेश्चन बैंक जाके उठा के देख लीजिए, तो जो आगे जाके जनरल कंपटीशन जिनको तैयारी करना है उनके लिए भी फ़ायदा करेगा और अभी भी फ़ायदा करेगा। ये क्वेश्चन कर रहा है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। आपको पता है कि कोई तत्व होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की, अगर उदासीन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। प्रोटॉन की संख्या हमें बताती है परमाणु संख्या के बारे में, एटॉमिक नंबर के बारे में। तो हम क्या सीखे, कोई भी तत्व है उसमें जो प्रोटॉन की संख्या वो परमाणु संख्या के बारे में बताती है, और अगर तत्व उदासीन है तो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो मतलब तत्व उदासीन है। तो हमको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी होगी उतनी प्रोटॉन की संख्या होगी। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है तो हमको, अब देखिए कह रहा है न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 18, तो मतलब प्रोटॉन की संख्या भी हो गई 18 तथा न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, 20। कह रहा है तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या है। अब समझते हैं कि तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होता है। किसी भी तत्व का उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दीजिए, वही द्रव्यमान संख्या है। तो हमको पता है प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 18, और आपको न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 20। तो टोटल कितना हो गया, 38। तो तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, 38। तो सिंपल सा क्या करना है, तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। अब ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। मतलब कह रहा है कि एक कोई तत्व है उसके समस्थानिक अलग अलग होते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल में के रूप में लेते हैं, C6 द्रव्यमान 12, C6 द्रव्यमान 14। ये क्या हो गया, 2 समस्थानिक है। समस्थानिक पहचानने का एक ट्रिक है। अगर आपको समस्थानिक के बारे में पूछा जाए कि समस्थानिक किसको कहते हैं, देखिए सम मीन्स क्या होता है, बराबर। इस सम मीन्स क्या हो गया, बराबर। स्थानिक मतलब स्थान को आप परमाणु संख्या में रख सकते हैं।
5 6 7 8 सम स्थान, अगर स्थान समान है मतलब परमाणु संख्या समान है। देखिए इसका परमाणु संख्या समान है, इसका परमाणु संख्या समान है, ये क्या हो गया समस्थानिक। लेकिन समस्थानिक क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है। ये देखिए 12 हो गया, इसका परमाणु द्रव्यमान संख्या 14 हो गया। तो समस्थानिक क्या हो गया, जिसका परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार अलग अलग हो उसको समस्थानिक कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। समस्थानिक कैसे पहचानेगा, सम है, सम मीन्स बराबर, स्थानिक मतलब स्थान, मतलब स्थान से क्या होता है 5 6 7 8 9, ये बताता नहीं। अगर आपकी क्लास में 10 बच्चे, आप एक क्लास में 10 बेंच है तो कोई बच्चा 5 बेंच पर बैठेगा, कोई 6ठा बेंच पर बैठेगा, सबका स्थान पता चल जाता है कि 5वां बेंच वाला बोलेंगे 5वां वाला बच्चा 5वें बेंच पर बैठे बच्चे खड़ा हो जाएं, बोलेंगे 6ठे बेंच पे बैठे बच्चे खड़े हो जाएं। देखिए स्थान को इंगित कर रहा है स्थान। तो इसी तरह परमाणु संख्या भी देखिए किसी का 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ये सब क्या बताता है आपको परमाणु संख्या। तो हम क्या सीखे, जिसमें परमाणु संख्या समान हो परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो उसको समस्थानिक कहते हैं। तो एक एग्जांपल भी लिए थे C612 C614। अब देखिए इसमें परमाणु संख्या क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर होगा। अब क्या कीजिए, परमाणु द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटा लीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या। घटा लीजिए 8, क्यों, परमाणु द्रव्यमान संख्या ही होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। तो आप ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा लीजिएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगा। 12 में से 6 गया तो कितना हो गया, 6 हो गया, और 14 में से 6 गया 8 हो गया। तो मतलब क्या देख रहे हैं कि समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, यहाँ पे 6 यहाँ पे 8 है। अब आते हैं ऑप्शन, कह रहा है कि प्रोटॉन की संख्या में एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। नहीं, प्रोटॉन की संख्या तो समान होती है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, ये बात सही है। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान होगी क्योंकि जितना प्रोटॉन की संख्या होगी उतनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। परमाणु संख्या तो अभी जस्ट देखें कि परमाणु संख्या भी समान होता है। समस्थानिक में क्या क्या गुण होता है, इलेक्ट्रॉन, उसमें प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु संख्या समान होती है, जबकि द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है या न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। अभी जस्ट देखें C612 C614, देख रहे हैं परमाणु द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, यह द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है पानी का पीएच मान कितना होता है। आप लोगों को पता है कि पानी का पीएच मान होता है 7। अब हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या मतलब कि देखिए कोई भी तत्व होता है उसका एक नाभिक होता है और उसका बाहरी कक्षा होता है। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कह रहा है कि नाभिक का द्रव्यमान मतलब क्या जोड़ना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बताए। कह रहा है एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। सीधे सी बात याद रखना है। कह रहा है कि न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान होती है, हमेशा परमाणु भार से अधिक होती है, हमेशा अपनी परमाणु संख्या से कम होती है। इसमें देखिएगा आपको यहाँ पे 2 कन्फ्यूजन कर जाइएगा कि नाभिक की द्रव्यमान संख्या, नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग। न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों की कुल द्रव्यमान नहीं होता, वो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। यहाँ कर रहा है द्रव्यमान संख्या, तो न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्याओं का योग। जब आपको द्रव्यमान पूछा जाए तब कहिएगा न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। आपको पता है ये बता रहा है परमाणु संख्या या प्रोटॉन संख्या, ये बता रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बता रहा है। आप ही बताइएगा उसमें से प्रोटॉन की संख्या घटा लीजिएगा तो क्या बचेगा, न्यूट्रॉन की संख्या। तो क्या करना है हमको, आराम से 242 में आप 94 घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 148। ये क्या बता रहा है, न्यूट्रॉन की संख्या। ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दिए तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी 148, आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फैराडे स्थिरांक क्या है। आप लोग 12th में पढ़े होंगे कि ये सार्वभौमिक स्थिरांक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, आपको ये ध्यान रखना है। कह रहा है कि निम्न में से किसका पीएच मान 7 है। ये देखिए
जानबूझ के बीपीएससी का क्वेश्चन इंक्लूड किए कि आप देखें कि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो आप आराम से इजी बन जाएगा। कह रहा है कि शुद्ध पानी आपको पता है शुद्ध पानी का वैल्यू कितना है, pH 7। उदासीन विलयन, ना क्षारीय होगा ना अम्लीय होगा तो क्या होगा, इसका भी pH वैल्यू 7 होगा। क्षारीय विलयन का pH वैल्यू कितना होगा, 7 से अधिक। अम्लीय विलयन का pH वैल्यू कितना होगा, 7 से कम। तो समझिए कि 2 आंसर होगा, तो इसलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि 2 या 2 से अधिक आंसर है। क्षारीय विलयन का pH वैल्यू कितना होगा, 7 से ज़्यादा। अम्लीय विलयन का pH वैल्यू कितना होगा, 7 से कम। यहाँ पे देखिए ये स्टेटमेंट आपको लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं रीड। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विलयन के pH का मान 7 से अधिक है। आपको पता है कि क्षारीय विलयन का pH वैल्यू 7 से अधिक होगा, अम्लीय विलयन का 7 से कम होगा, उदासीन विलयन का 7 से 7 होगा। उदासीन विलयन का मतलब उदासीन विलयन का pH वैल्यू 7 हो जाएगा। तो क्षारीय विलयन का pH वैल्यू कितना होगा, 7। बफर विलयन का pH वैल्यू डिपेंड करता है, इसलिए इन तीनों के बारे में अगर चारों ऑप्शन दिया हुआ है तो सटीक आंसर क्या हो जाएगा, क्षारीय विलयन का pH वैल्यू 7 से अधिक होता है। अभी देखिए जस्ट ऊपर बोले क्वेश्चन आ गया है। अब कह रहा है पानी का pH मान है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। 7 पानी का pH वैल्यू होता है। कह रहा है कि ये क्वेश्चन देखिए आपके लिए, विश्वास कीजिएगा ये बिहार एसएससी में, बीपीएससी में, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल चारों में पूछा जा चुका है और उम्मीद है कि डीएलएड में भी पूछ सकता है और आगे भी किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। कह रहा है कि एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है तो H+ आयन की सांद्रता क्या है। अब देखिए जब भी pH वैल्यू निकालते हैं तो ये फॉर्मूला -log H+ कि H+ 10 यहाँ पर होता है H+ का कॉन्सेंट्रेशन। अब आप समझिए pH वैल्यू 3 का मतलब है कि यहाँ पे 10⁻³ था। pH जब H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता 10⁻³ था तो उस समय pH कितना था, 3। कैसे देखिए फॉर्मूला यूज कीजिए -log H+। हमको पता है कि H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है अभी, 10⁻³ यहाँ पे पुट कीजिए -log 10⁻³ कुछ यहाँ नहीं दिया हुआ है, log ऐसे लिखा तो वो नीचे बेस भी 10 होता है। अब देखिए ये क्या होगा, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक रुकिए इसको मिटाने वाला है क्या, नहीं है, रुकिए इसको इरेज, हाँ अच्छा इरेज हो रहा है, हाँ तो ये बात थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं। हाँ अब देखिए क्यों, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ही है 10⁻³ है जो इसके साथ ऐसे आ जाएगा, और log 10⁻10 का log 10 बेस 10 में हो तो इसका वैल्यू आपको पता है 1 होता है, गुना 1 -3 ये हो जाएगा 3। अब देखिए जब H+ सांद्रण होगा तब कितना वैल्यू होगा उसका, log 10⁻⁻6, तब ना ये आपको माइनस इधर आ जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो क्या हुआ 10⁻³ गुना बढ़ा, मतलब 10⁻³ का कितना वैल्यू होगा, 1/1000 गुना कम हो जाएगा। घोल का pH 3 से 6 बदलता है तो H+ आयन की सांद्रता कितनी हो जाएगी, 1000 गुना कम हो जाएगी। आंसर डी होगा। ब्रोमीन होती है, ये क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा है कि ब्रोमीन क्या होती है, ब्रोमीन गहरा लाल रंग धारित, मतलब ब्रोमीन गहरा लाल रंग का वाष्पशील द्रव, ये कैसा, ये गैस है जो द्रव अवस्था में कमरे के ताप पर पाया जाता है। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 होता है। देखिए रंगहीन नहीं होता, ये लाल रंग हो गया तो रंगहीन नहीं होगा। भूरी ठोस, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। अत्यंत ज्वलनशील गैस नहीं होता, ये अज्वलनशील गैस होता है, ये लाल द्रव होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन लाल द्रव का, ब्रोमीन होती है लाल द्रव। और उसका क्या क्या गुण है, ब्रोमीन रंगहीन गैस नहीं हो क्योंकि ये लाल है, ये द्रव अवस्था में हो इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। ये अत्यंत ज्वलनशील गैस नहीं, अज्वलनशील गैस है ब्रोमीन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें कौन है, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं।
गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परित होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। गैल्वेनाइज्ड लोहे के मतलब लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक या जस्ता का, जिंक का ही नाम है जस्ता, उसका परत चढ़ाया जाता है, लेप किया जाता है लोहे पे। कपड़ा साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट कौन है? सल्फोनेट। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन। कपड़ा साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट सल्फोनेट। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, वह देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, आप लोग खुद बताइए। गंधक, देखिए सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम, गंधक यानी सल्फर, लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता, ये सभी पसीने में होता है। पसीना का अगर कोई पूछेगा कि मुख्य तत्व क्या है तो जल, लेकिन सोडियम पोटेशियम सल्फर लोहा मैग्नीशियम जस्ता ये सभी होते हैं जो पसीने में पाए जाते हैं। इसलिए आप सभी ऑप्शन सही हैं। तो इसमें से आपको एक ऑप्शन देगा, बाकी बात 3 ऑप्शन नहीं देगा। नहीं तो आपको देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, कहेगा वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित नहीं होता है। उसके बाद एक ऑप्शन दे देगा, गंधक मंथली हटा दिया, उसके जगह आपको दे दिया यूरेनियम। बस कहानी खत्म। आप आराम से ये तीनों तो पाया जाता और ये पसीना में नहीं पाया जाता, तो इसको टिक मार देना है। इसमें ऐसे भी सभी ऑप्शन सही हैं। देखिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं, अभियुक्त और ये ऑप्शन होता है उपयुक्त में से अधिक, तो वो सही होता। कह रहा है कि नीला थोथा रासायनिक रूप से, याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट। नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या नाम है? कॉपर सल्फेट। अगर Cu2SO4 सॉरी ध्यान से उतर गया, CuSO4 का रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट। अगर इसके साथ आप 5H2O लगा दीजिएगा तब ये किस अवस्था में होगा? नीला कलर का होगा। अगर सिर्फ CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है, तो ये रंगहीन अवस्था में होगा। लेकिन CuSO4 × 5H2O होगा तो ये नीला कलर का होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? आपको एक ही बात याद रखना है कि अगर जब भी भारी तत्व, भारी धातु पूछे तो आप देखिए कि किसका परमाणु संख्या अधिक है या परमाणु द्रव्यमान अधिक है। जिसका देखिए परमाणु द्रव्यमान देखना ज़्यादा सही रहेगा। देखिए जिसका परमाणु द्रव्यमान, अगर जब आपसे भारी तत्व पूछे या भारी धातु पूछे तो आप देखिए जिसका परमाणु द्रव्यमान ज़्यादा है, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान संख्या ज़्यादा है, वही भारी धातु होगा। इसमें देखिए सोना, चांदी, पारा, प्लेटिनियम में सबसे भारी, सबसे ज़्यादा परमाणु द्रव्यमान है प्लेटिनियम का, इसलिए भारी धातु है प्लेटिनियम। आप खुद बताइए, सोडियम, ऑक्सीजन, कैल्शियम, आयरन नहीं देंगे आप लोग, तब तो बना ही दीजिएगा। सोडियम, ऑक्सीजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन में सबसे भारी धातु कौन है? भारी तत्व धातु, इसमें अधातु और धातु दोनों हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि हम तब समझें कि आप लोग समझें कि इसमें सबसे भारी तत्व कौन है, सोडियम है या ऑक्सीजन है या कैल्शियम है या नाइट्रोजन है। इसका कमेंट बॉक्स में पिन अप कर देंगे। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। आप देखिए उस क्वेश्चन को पहले आप पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, लोहे और निकेल की, लोहे और क्रोमियम की, तांबे और क्रोमियम की, लोहे और जस्ते की। देखिए स्टेनलेस स्टील बना होता है लोहा, क्रोमियम, निकेल, कार्बन का। लेकिन इसमें आपको देखिए सटीक आंसर क्या होगा? लोहा और क्रोमियम, क्योंकि लोहा के बाद सबसे अधिक मात्रा होता है क्रोमियम का। इस कारण से लोहा और क्रोमियम स्टेनलेस स्टील है। अगर सिर्फ स्टील पूछा जाता तो क्या कहते? आयरन और कार्बन। मतलब लोहा और कार्बन मिलकर स्टील बनता है। स्टेनलेस स्टील मतलब जंगरोधी इस्पात का क्या होगा? लोहा और क्रोमियम। क्रोमियम क्यों मिलाया जाता है? जंग से बचाने के लिए स्टेनलेस स्टील में। और स्टील पूछा जाएगा किसका मिश्र धातु है? तो लोहा और कार्बन का। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। इसका आंसर होगा जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 × 2H2O।
ध्यान रखिएगा। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होगा, CaSO4 इंटू 2H2O। आगे चलिए, आपको फिर एक क्वेश्चन मिलेगा। कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। आपको पता है कि CaSO4 इंटू 2H2O क्या हो गया, आपका जिप्सम हो गया। अब इसी के साथ CaSO4 इंटू हाफ H2O कर दें, हाफ H2O कर दें तो ये हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन ऑप्शन में देखिए कहीं भी आपको हाफ H2O नहीं दिख रहा है। आप क्या कीजिए, दोनों साइड 2 से गुना कर दीजिए, इधर भी 2 से गुना कर दीजिएगा तो ये 2 कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CaSO4 का होल 2 इंटू H2O। ऑप्शन आपको ये दिख रहा है, CaSO4 का होल 2 इंटू H2O। ये सिंपल सा कहानी है। CaSO4 इंटू हाफ H2O को कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप देखिए यहाँ भी 2 से गुना कर दीजिए, यहाँ से भी 2 से गुना कर दीजिए, बात बराबर हो जाएगा। 2 कट गया, CaSO4 का होल 2 इंटू H2O। तो हम वही किए हैं, डिवाइड कीजिएगा तो फिर उसी रूप में आ जाएगा। कह रहा कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों कहलाता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, आयनिक बंध। अब देखिए, अगर हाइड्रोकार्बन है सिर्फ सिंगल बॉन्ड, मतलब ये देखिए CH सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, उसको कहते हैं हम एल्केन। क्या कहते हैं, एल्केन। उसका रासायनिक, एल्केन का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। हाइड्रोकार्बन का हो गया, ये एल्केन का हो गया। अब देखिए एल्कीन किसको कहते हैं, CnH2n, ये एल्कीन हो गया। एल्कीन में एक पाई बॉन्ड होता है, C डबल 2 बॉन्ड हो गया, उसके बाद H कार्बन का पेट भी भर गया। 1 2 3 4 कार्बन को खाने के लिए 4 लड्डू चाहिए, उसका काम हो गया। इस कार्बन का काम हो गया। डबल बॉन्ड आप यहाँ पे देख सकते, डबल बॉन्ड रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, एल्कीन। उसका फॉर्मूला क्या होता है, समान सूत्र CnH2n, याद रखिएगा। अब तीसरा क्वेश्चन, अब इसी में क्या हो गया, आंसर मिल गया। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों उसको क्या कहेंगे, एल्कीन। एल्काइन में क्या होगा, 3 बॉन्ड जुड़ा होगा, कार्बन के बीच 3 बॉन्ड है तो ये क्या होगा, एल्काइन कहलाएगा। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, समान सूत्र CnH2n-2। आप ये कहेगा ये फॉर्मूला हम कहाँ से लाए, चलिए हम ले लेते हैं इसी को। अब देखिए कितना कार्बन है, 2, हाइड्रोजन कितना है, 2, ठीक। अब मेरा फॉर्मूला क्या था, CnH2n-2। आपको पता है कार्बन 2 है तो C2। n क्या बता रहा है, कार्बन की संख्या। n क्या बता रहा है, कार्बन संख्या कितनी है, 2। पहले 2 तो फॉर्मूला वाला, n ये आ गया, कार्बन परमाणु संख्या कितना कार्बन है, 2। उसके बाद इसमें 2 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, C2H4-2। तो क्या आ जाएगा, C2H2। तो कहानी वही आ गया। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है। ये क्वेश्चन को ध्यान रखना है। सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH3COH। इसको हम बोलते हैं एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। इसमें इसका फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा या क्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा इसका, ये COH कार्बोक्सिलिक अम्ल इसका क्रियात्मक समूह हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है, अभी जस्ट पढ़ें, एसिटिक अम्ल। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल, याद रखिएगा। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। कह रहा है कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है, देखिए एक ऑप्शन छूट गया, एक ऑप्शन होगा CO2। आपको पता है ये जो कोक पीते हैं, स्प्राइट पीते हैं, उस समय कौन सा गैस भरा रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी देखिए पी जाते हैं, उसका ढकार होगा तो गैस नहीं कहते, गैस नाक से निकलता है, कभी कभार ये मुँह से भी निकालते हैं। तो ये क्या हो गया सब, और CO2 गैस ही निकलता है। तो सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ध्यान रखिएगा। खनिज मिनरल क्या है, अकार्बनिक ठोस।
ये क्वेश्चन अच्छा है। वर्ष 1945 में जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? परमाणु बम गिराया गया था। ये नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, पहले नागासाकी फिर हिरोशिमा पे। जो नागासाकी पर गिराया गया था प्लूटोनियम था, और हिरोशिमा पर गिराया गया था वो यूरेनियम का था। अगला क्वेश्चन कह रहा, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? अभी जस्ट पहला ही क्वेश्चन पढ़े थे। ऑप्शन है खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व, उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि जिस पदार्थ में एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं उसे तत्व कहते हैं। आंसर हो जाएगा प्राकृतिक तत्व। कह रहा है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? इसमें देखिए ऑप्शन सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटासियम। सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? पोटेशियम, उसके बाद आपका सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद आयरन। आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम। सर्वाधिक क्रियाशील पोटेशियम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी में बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन है? हाइड्रोजन गैस है। और उत्प्रेरक कौन उपस्थित होता है? निकेल। याद रखिएगा, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है हाइड्रोजन, और उत्प्रेरक या कैटालिस्ट कौन होता है? निकेल। इसको आप पढ़ सकते हैं। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। निकेल उत्प्रेरक होता है और उसमें वनस्पति हाइड्रोजन वसा बनाती है। क्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। तो गैस कौन सा हो? वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है हाइड्रोजन, और उत्प्रेरक कौन होता है? निकेल। ये बात ध्यान में रखना है बस। अगला क्वेश्चन कह रहा, आयोडीकृत लवण में रहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड आयोडीकृत लवण में रहता है। खाने का नमक NaCl में किससे बना होता है? देखिए Na ये होता है मजबूत क्षार, और Cl HCl हो गया, ये सब क्या हो गया? मजबूत अम्ल। तो मजबूत क्षार और अम्ल से मिलकर NaCl बना होता है। देखिए जहाँ आंसर का कमजोर अम्ल का बात खत्म, मजबूत अम्ल मजबूत क्षार, ये आपका सही आंसर होगा, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? कह रहा है कोई भी सजीव है उसमें अनिवार्य क्या होगा? तो आप नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, गंधक, कार्बन। तो जो भी सजीव है उसमें कार्बन जरूर पाया जाएगा। मतलब जो भी जीवित है उसमें कार्बन जरूर मिलेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व जो जीवित यौगिक है, जीवित मतलब यौगिक, जैव यौगिक मतलब जीवन से जुड़ा हुआ यौगिक, जो किसी जीवित प्राणी में यौगिक मिल रहा है तो वो जैव यौगिक होगा। वो जैव यौगिक में जरूर कार्बन की मात्रा पाई जाएगी। हमारा चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है केरोसिन में, कांच में, मिट्टी में, सीमेंट में। एकदम ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन आपको केरोसिन में नहीं होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो गया, चलिए छोड़िए। हाँ 37 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस है? कह रहा है मतलब LPG का प्रमुख घटक कौन है? LPG का प्रमुख घटक कौन है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक कौन है? यस, ईंधन में यूज किया जाने वाला पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक कौन है? तो आपको पता है कि ब्यूटेन का मात्रा सबसे अधिक होता है, उसके बाद मीथेन का। अब देखिए अगर अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको आराम से ब्यूटेन मार देना है। अगर 5वां ऑप्शन कोई दिया हुआ है कि ऊपर 1 से अधिक, तो आपको 1 से अधिक मार देना होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आप सब लोगों को पता है कि प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। कह रहा है कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? देखिए एकलक क्या होता है, बहुलक क्या होता है? ये देखिए ये साइकिल का चेन है। अब इसको देखिए, ये साइकिल के चेन का पार्ट है। अगर सबको जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा बहुलक। अगर एक एक पार्ट है खुला मतलब रिंग का छोटा छोटा पैकेट, रिंग का छोटा छोटा खोल दिए तो ये क्या हो गया? एकलक। एकलक से मिलकर क्या बनता है? बहुलक। क्योंकि देखिए छोटा छोटा रिंग से क्या बन जाता है? चेन।
तो वही कह रहा है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या एक प्रकार का बहुलक है और ये किससे मिलकर बना होता है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेट्राफ्लोरोएथिलीन CF2F2C, ये हो गया रासायनिक सूत्र टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। कह रहा है बेकेलार्ट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। जिसमें हम जेईई मेन का एग्जाम दिए थे इसमें वो क्वेश्चन पूछा था, ये बीपीएससी में पूछ चुका है और उम्मीद है पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक तो पूछा ही होगा, साथ ही साथ आपको किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, इसका जलवा है। तो फिनॉल ये बनता है फिनॉल था फॉर्मल्डिहाइड से, इसको आप बस याद रख लीजिए। बेकेलार्ट किससे बना होता है? फिनॉल था फॉर्मल्डिहाइड से। ट्राइग्लिसराइड क्या एक प्रकार का वसा है, आप इस बात को ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ये बीपीएससी का 2022 का एग्जाम हुआ जो पीटी कैंसिल हो गया उसमें पूछा हुआ था। इसमें एक छूट गया था, डी ऑप्शन छूट गया है कि रासायनिक गुण में, रासायनिक प्रक्रिया में। अब देखिए ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना नहीं, दोनों का अलग अलग होता है। उनकी कठोरता समान नहीं, हीरा सबसे कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट उतना कठोर नहीं होता है। उनकी विद्युत चालकता समान होती नहीं, ग्रेफाइट विद्युत चालक है जबकि हीरा कुचालक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनका रासायनिक प्रोसेस सेम होता है। जो ही रासायनिक प्रोसेस आए तो आप उसको मार दीजिएगा ग्रेफाइट और हीरा की समानता के बारे में जब आपसे पूछा जाए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा इसको, हाँ, पुलिस द्वारा नशे में, मतलब कोई शराब दारू पी लिए उसके बाद गाड़ी चला रहे हैं तो पुलिस कैसे पकड़ेगा? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, इस बात को ध्यान रखिएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फिर से आ गया, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुक्ता होती है, आप ये लोग बताइए। अब देखिए इसमें मीथेन, ब्यूटेन, तो ब्यूटेन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद मीथेन भी होता है, उसके साथ साथ ये ऑप्शन दे दिया है तो इसका आंसर ई हो जाएगा, ई ऑप्शन। ये पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक या बिहार एसएससी में इस टाइप 4 ही ऑप्शन देगा तो उसके लिए आप सीधे ब्यूटेन मार दीजिएगा। अगर आपको एक ऑप्शन हटा के अगर ये ऑप्शन दे दे कि मीथेन और ब्यूटेन तो आप मीथेन और ब्यूटेन दोनों मार दीजिए। अगर सिर्फ एक अगर ऑप्शन चूज करना होगा तो ब्यूटेन, अगर आपको कोई और ऑप्शन ऐसा मिला है इसमें मीथेन और ब्यूटेन को चूज कर सकते हैं तो आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहा है ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये सभी ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक है। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन अगर चारों ऑप्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन दें तो आप चारों ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। ये भी शायद बीपीएससी क्वेश्चन का होगा। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, आप देखिए यहाँ पे कोई नहीं दिया तो आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड मारिएगा। कह रहा है पेट्रोल था डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। साबुन ग्रीज को हटाया जाता है पायसीकरण प्रक्रिया द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। क्या करना है? सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाना है, तो आप इसको सीधे ध्यान में रख लीजिए। जो एस्पोर्टेरम है वो कृत्रिम मधुरक है, मतलब मनुष्य द्वारा बनाया हुआ मीठा। और उसके बाद आपका जो फ्रेयोन है क्या? प्रशीतक, ये ठंडा करने में यूज होता है। न्योप्रीन क्या? संश्लेषित रबर है। बेनाड्रिल क्या? प्रतिहिस्टेमिन है। यही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वसा में सबसे अधिक होती है? तो ये जो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसका मात्रा सर्वाधिक अधिक होता है। तो हमें उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। ये 50 क्वेश्चन का, आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा इससे 4-5 कोई भी प्रैक्टिस सेट मारिएगा, कोई भी एग्जाम पूछिएगा केमिस्ट्री में आएगा तो इससे प्रश्न आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो हम फिर आगे इसके 50 क्वेश्चन और लाएंगे, फिर बायो फिजिक्स को लाएंगे क्योंकि पैरामेडिकल का एग्जाम नज़दीक है। तो बिहार एसएससी वालों के लिए भी, डीएलएड वालों के लिए भी, और ग्रुप डी का भी एग्जाम आ रहा है तो सब में काम करेगा। तो हम तो कहते हैं कि जो जनरल कंपटीशन वाले हैं सब के लिए बराबर फ़ायदा करेगा।
तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आसपास शेयर कीजिए, अच्छा नहीं लगा है तो क्यों शेयर करना।